सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान युवा साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो हर लेवल के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाचन क्या होता है, तो पाचन हम कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन होता है, यानी वो खाना जो हजम होता है उसे पाचन कहा जाता है। और इस खाने को हजम करने में या इस खाने के पाचन में हमारे शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। उन अंगों को मिलाकर एक तंत्र बनता है जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें, पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाचन कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। पाचन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर शरीर के अवशोषण के योग्य बनाता है। आपको पता है कि हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा यानी फैट पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां होती है वे एंजाइम स्त्रावित करती है। उन एंजाइम्स से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, जिससे हमारा शरीर उनको अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाता है। इसे ही पाचन कहा जाता है। नेक्स्ट, भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? 5 अवस्थाओं से। कौन कौन सी? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। इन 5 अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें अंतर्ग्रहण की, तो अंतर्ग्रहण को इंजेक्शन कहा जाता है। अंतर्ग्रहण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अंतर यानी अंदर, ग्रहण मतलब लेना, यानी भोजन को मुख के अंदर खाने के लिए लेना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाचन यानी डाइजेशन के बारे में। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख यानी मुंह से शुरू होता है। नेक्स्ट, मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है? मुख में पाया जाता है। या पूछ सकता है कि मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और वो कौन कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स। ये 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में 99% जल व 1% एंजाइम होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य की लार में कितने प्रतिशत पानी होता है? 99% होता है। और एंजाइम पूछे जाए तो 1%। लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। जो हमारी लार ग्रंथियां हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से एंजाइम हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। अब ये टाइलिन और लाइसोजाइम क्या काम करते हैं इनके बारे में जानते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? टाइलिन करता है। फिर पूछ सकता है कि
टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को किस शर्करा में अपघटित करता है? माल्टोज में करता है। नेक्स्ट, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज है। माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम है। हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर कुछ हानिकारक जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं, उनको लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से भोजन नलिका से होते हुए अमाशय यानी स्टमक में जाता है। हम जो भोजन खाते हैं अपने मुंह में लेते हैं वो फिर हमारे स्टमक यानी अमाशय में जाता है। तो ये बीच में जिस नली के सहारे होके जाता है उसे भोजन नलिका कहा जाता है। तो भोजन नलिका की लंबाई पूछे तो लगभग 10 इंच इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है? लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी जो हमारा स्टमक है वह एसिडिक होता है। अब आमाशय के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें ग्रंथियां बोलते हैं, और उन ग्रंथियों से कुछ रस स्रावित होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। आमाशय यानी स्टमक के अंदर पाइलोरिक ग्रंथि यानी पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इनसे क्या स्रावित होता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाइलोरिक ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय यानी स्टमक में पाई जाती हैं। फिर पूछ सकता है कि जठर रस कहां से स्रावित होता है? आमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस को इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। नेक्स्ट, जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि जठर रस का रंग कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। और इसकी प्रकृति पूछ जाए कि जठर रस किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। आपको पता है कि जठर रस आमाशय से निकलता है और आमाशय अम्लीय होता है, तो जठर रस भी कैसा होगा? अम्लीय होगा। जो हम भोजन करेंगे उस भोजन को आमाशय में जाने के बाद जठर रस अम्लीय यानी एसिडिक बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। पीएच मान जठर रस का कितना होगा? 1.5 से 3.5 होगा। नेक्स्ट, जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? जो हमारा जठर रस है या गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेप्टोन्स में बदल देता है। तो प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। नेक्स्ट, रेनिन के बारे में बात करें तो रेनिन दूध के अंदर घुली हुई एक प्रोटीन होती है जिसे कैसिनोजेन कहा जाता है। उसे कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी केसिन में बदल देता है। तो दूध में घुली हुई प्रोटीन को केसिन में कौन बदलता है? रेनिन बदलता है। नेक्स्ट, आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित होता है। जो हमारा स्टमक यानी आमाशय है उसकी दीवारों के ऊपर कोशिकाएं पाई जाती है छोटी छोटी, जिन्हें ऑक्सिंटिक कोशिकाएं कहा जाता है। उनसे एक एसिड निकलता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में HCl कहा जाता है जिसे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl कहां से स्रावित होता है? आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब जब हमारा भोजन आमाशय से आगे जाता है तो अब जाता है लीवर में। तो लीवर में क्या प्रक्रिया होती है उसके साथ बात करते हैं। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। पित्त रस को बाइल जूस कहा जाता है। तो बाइल जूस या पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस की प्रकृति कैसी है?
तो पित्त रस की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पित्त रस का पीएच मान क्या होता है, तो 7.7 पित्त रस यानी बाइल जूस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अब जब आपको पता है कि हमारे आमाशय के अंदर जो भोजन था उसे जठर रस ने एसिडिक बना दिया, अब वो भोजन लीवर के अंदर आता है, लीवर के अंदर पित्तरस स्त्रावित होकर उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, तो पित्तरस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट, पित्तरस का संग्रह पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर के अंदर होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पित्तरस का कहां से स्त्रावित होता है, तो पित्तरस यकृत से स्त्रावित होता है। और यह पूछे कि पित्तरस का संग्रह यानी स्टोर कहां पर होता है, पित्ताशय गाल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट, अब ये पित्ताशय क्या होता है भाई, पित्ताशय यकृत के पास स्थित नाशपाती के आकार की ग्रंथि है। जो हमारा लीवर होता है उसके नीचे एक नाशपाती के आकार की ग्रंथि होती है जिसे पित्ताशय बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पित्ताशय किस फल की आकृति जैसा होता है, नाशपाती की आकृति के समान होता है। चूहे तथा घोड़े में पित्ताशय नहीं पाया जाता, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन स्तनधारियों में पित्ताशय नहीं पाया जाता, चूहे और घोड़े में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी लीवर है। फिर पूछे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय या पैनक्रियाज है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय से एक रस स्त्रावित होता है जिसे अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस बोला जाता है। इस अग्नाशय रस में या पैनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में बदल देता है ताकि शरीर इनको अच्छे से ग्रहण कर पाए। जो एमाइलेज है वो स्टार्च को घुलनशील शर्करा यानी शुगर में चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्च को शुगर में कौन चेंज करता है, एमाइलेज करता है। नेक्स्ट, अब लाइपेज के बारे में बात करें तो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में परिवर्तित कौन करता है, लाइपेज। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमल्सिफाइड वसा को या इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज है। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज ये तीनों के तीनों एंजाइम कहां से मिलते हैं, हमें अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस से मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, भोजन के पाचन की क्रिया छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन के पाचन की क्रिया कहां पर समाप्त होती है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। शुरू होती है मुंह से यानी मुख से और खत्म होती है छोटी आंत पर। अब पाचन के बाद तीसरी जो अवस्था आती है वो है अवशोषण की, जिसे इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। हमने जो भोजन खाया वो पच गया, उसके पचने के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें उसके अंदर से निकली हैं वो हमारे रक्त यानी ब्लड के अंदर पहुंचती है, तो उसे क्या कहा जाता है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। आपको पता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, छोटी आंत में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। और ये पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना विल्ली के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना के द्वारा होता है, विल्ली के द्वारा होता है। और जो छोटी आंत है, छोटी आंत की दीवारों से एक रस निकलता है जिसे आंतरीय रस या इंटेस्टिनल जूस बोला जाता है। तो छोटी आंत से कौन सा रस स्त्रावित होता है, आंतरीय रस स्त्रावित होता है। और जो आंतरीय रस है ये क्षारीय प्रकृति का होता है।
अब बात करते हैं आंतरीय रस का पीएच मान क्या होता है, तो 7.6 आंतरीय रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना आंतरीय रस स्रावित होता है, तो लगभग 2 लीटर स्रावित होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत को इलियम भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलियम के नाम से किसे जाना जाता है, छोटी आंत को जाना जाता है। अब छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है, तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण बड़ी आंत या बिग इंटेस्टाइन में होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कहां पर होता है, बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करें कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फुट होती है। अगर मीटर में बात करें तो 6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई होगी। अब बात करते हैं स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन के बारे में। अब ये स्वांगीकरण क्या है, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। आपने भोजन किया, उसका पाचन हो गया, उसके बाद जो उससे महत्वपूर्ण चीजें निकली वो हमारे खून के अंदर आ गई। इसके बाद उन महत्वपूर्ण चीजों को खून शरीर के अलग अलग हिस्सों में यूज करता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। यानी हमने पाचन के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त की वो हमारे शरीर के अंदर यूज हुई, उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाएगा। अब बात करते हैं मल परित्याग के बारे में यानी डिफोर्केशन के बारे में। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा यानी एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमने भोजन किया, उसका पाचन हुआ, पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी काम का नहीं है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उस बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मल परित्याग कहा जाता है। तो आज हमने पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से जाना। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।